ओके, सो नाउ विल स्टार्ट। हमने देखा फोर्स क्या होता है। फोर्स मैं नोट्स शेयर कर दूंगी सो दैट आप साइड बाय साइड लर्न भी करते रहेंगे। और एनसीईआरटी ज़रूर रीड किया करो बच्चों। देखो एनसीईआरटी हमारी कोर बुक होती है, उसको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। उसका एक एक वर्ड बहुत बार आपका रीड किया होना चाहिए। सो व्हाट इज़ फोर्स? इट इज़ अ पुश और अ पुल। ये एक ऐसा पुश और पुल है, वो क्या करता है? विच चेंज द स्टेट। कौन सी स्टेट? स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगी। और मोशन, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो रेस्ट में आ सकती है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी। कोई बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो उसका डायरेक्शन चेंज कर सकता है ऑफ अ मूविंग बॉडी। और चौथी चीज क्या करता है? एंड इट कैन ऑल्सो चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये चारों चीज़ें हमने काफ़ी लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कस करी थी। शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, जिसको मैंने डायमेंशन भी बोला था। आई टुक एन एग्जाम्पल ऑफ स्पंज बॉल। अगर मैं स्पंज बॉल अपने हाथ में लूँगी तो वो उसको मैं जब प्रेस करूँगी, इफ़ आई अप्लाई फोर्स ऑन इट, तो वो स्क्वीज हो जाएगी। तो जब वो स्क्वीज हुई तो बेसिकली उसकी शेप चेंज होगी, शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये बेसिक फोर्स की डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग लेक्चर कैसे किया था कि जब एक लड़का अपने बॉल को हिट किक करता है या आप हॉकी स्टिक से वो हिट करता है तो वो क्या कर रहा है? वो बॉल को हिट करता है या किक करता है। तो हिट और किक को हम सब ने मिलके हमने क्या नाम दिया था कि वो बेसिकली फोर्स अप्लाई कर रहा है। ठीक है, डे टू डे लैंग्वेज में वी यूज अदर सिनोनिम फॉर फोर्स, जैसे कि हिट करना या किक करना। तो ये सब क्या है? सिनोनिम है फोर्स के। फोर्स के सिनोनिम कैसे? क्योंकि आपने बॉल को जब हिट किया तो आपके लेग ने उस पर क्या लगाया? फोर्स लगाया, जिसके कारण फुटबॉल की स्टेट चेंज हो गई, वो रेस्ट से मोशन में आ गई। तो हम फिजिक्स में बोलते हैं बेसिकली हमने फोर्स लगाया। ठीक है, तो फोर्स के बाद मैंने एक जो इम्पॉर्टेंट दो तरह के फोर्सेस की बात करी थी कि जो कि मैंने आपको बोला था जो आपके इस बुक में नहीं होते हैं, दोज आर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में जिस बॉडी पे फोर्स लग रहा है और जो बॉडी फोर्स लगा रही है, दे बोथ आर इन कॉन्टैक्ट। एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स इज अ बॉल हिटिंग अ बॉय हिटिंग किकिंग अ बॉल। जब एक बॉय बॉल को किक करता है तो उस केस में बॉय का फुट और बॉल दोनों कॉन्टैक्ट में आती है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के। नॉन कॉन्टैक्ट क्यों? बिकॉज जब एक एप्पल, न्यूटन का एप्पल जब गिरा था तो क्या वो एप्पल सरफेस अर्थ की सरफेस के कांटेक्ट में था? डायरेक्टली नहीं, वो ट्री से डिटैच हुआ एंड स्टार्ट फॉलिंग एंड इट फॉल्स डाउनवर्ड। व्हाई? बिकॉज द अर्थ वाज एक्सर्टिंग अ फोर्स। ठीक है, बट देयर वाज नो टच और कांटेक्ट बिटवीन अर्थ एंड द एप्पल इनिशियली, जब वो मूव करता हुआ रहा था। ठीक है, बाद में तो वो अर्थ की सरफेस पे गिर जाएगा तो कांटेक्ट हो गया, बट जब उस पे अर्थ एप्पल पे फोर्स लग रहा था जब वो कांटेक्ट में नहीं था। सेम एज एन एग्जांपल ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मेरे हाथ में मैग्नेट है और इस हाथ में नेल ले लूंगी तो नेल अपने आप उसकी तरफ अट्रैक्ट कर जाएगी। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन द नेल एंड द मैग्नेट। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स किसके हुए? आपके कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसके बाद हमने बात करी थी बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स। अनबैलेंस्ड फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो बॉडी की स्टेट को चेंज कर देता है। देखो आप इससे याद कर सकते हैं। देखो अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड फोर्स कैसा है? विच चेंज द स्टेट। ये छोटे छोटे से बुलेट पॉइंट्स हैं जिससे आप याद रख सकते हैं। विच चेंज द स्टेट, स्टेट
ऑफ अ बॉडी, कोई सी भी हो सकती है, चेंज ऑफ स्टेट रेस्ट की भी हो सकती है और मोशन की भी। कैसे समझाते हैं हमने? कौन मुझे एग्जाम्पल बताया था, जो बताएगा, जो मैंने अनबैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल लिया था? यस, एनीबडी इन द क्लास जो मेरा एग्जाम्पल मुझको याद दिलाए। संता बनता। तो कब कब जब हमने संता और बंता को दोनों को थोड़ी सी अक्कल बांटी थी और क्या बोला था, बेटा दोनों एक ही डायरेक्शन में खड़े हो जाओ और फिर आप अपनी इस पंचर वाली कार पे फोर्स लगाओ। ठीक है, तो दोनों ने जब फोर्स लगाया तो ये रेस से इनकी पंचर कार मोशन में आ गई थी। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस फोर्स जिसमें स्टेट चेंज होती है। रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू, यस कविशा, रिजल्टेंट फोर्स और नेट फोर्स की वैल्यू किसके बराबर होती है? नॉट इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, F चलो minus F is equals to 0 and F plus F is equals to 2F which is not equals to 0. एक और एग्जाम्पल लेके आपको बताते हैं। देखो, ये मेरा एक बॉक्स है, ठीक है, ये दिस बॉक्स इज लाइंग ऑन अ टेबल, ये इस टेबल पे मेरा बॉक्स लाई करता है। ओके, दिस बॉक्स इज एट रेस्ट। ओके, बहुत अच्छी बात है, ये रेस्ट पे है। मैंने इस पे लगाया 1 न्यूटन फोर्स। डिड आई टेल यू द यूनिट ऑफ फोर्स? मैंने बताया था, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा नहीं बताया था, सिर्फ मैंने बताया था कि फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। मैंने इस पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया। 1 न्यूटन मेरे फोर्स लगाने के कारण इसकी स्टेट ऑफ रेस्ट जो है, इट इज नॉट चेंजिंग, चेंज नहीं हो रही है, नो चेंज। ठीक है, तो भाई ये रेस्ट बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेगा। ये बॉक्स है जो कि रेस्ट पे है, मैंने इस पे फोर्स लगाया, मेरे फोर्स लगाने के बाद भी इसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। तो मैंने तो फिजिक्स में यही पढ़ा था कि भाई अनबैलेंस फोर्स क्या होता है कि एक फोर्स ज़्यादा होगा, या जैसे कि इस केस के अंदर संता और बंता के केस में कि दोनों का फोर्स ऐड हुआ, दोनों सेम डायरेक्शन में लगा रहे थे, तो रिजल्टेंट फोर्स 2F हो गया, तो उसमें मोशन में आ गई। तो इधर मैंने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, दूसरा मुझे कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा है, बट फिर भी स्टेट चेंज नहीं हो रही है। कैन यू सी दैट? तो इसका मतलब देयर इज सम हिडन फोर्स जो आपको और मुझको दिख नहीं रहा है बट है। तो प्लीज उस फोर्स के बारे में जानो, क्योंकि वो फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा जब भी दो चीजें कांटेक्ट में, इधर ये कांटेक्ट में क्या है, बॉक्स की सरफेस और टेबल की सरफेस, दे आर इन कांटेक्ट। सो ये दोनों जब कांटेक्ट में होते हैं और आप इस बॉक्स को इस टेबल के ऊपर इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हो, तो एक फोर्स अपने आप पैदा हो जाता है। वो अपने आप पैदा हुए फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। ठीक है, एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या करता है? इट ऑलवेज अपोजेस द मोशन। मतलब जिस डायरेक्शन में मैं मूव कराना चाह रही हूँ उस अपोजिट डायरेक्शन में एक Fs मेरा फ्रिक्शनल फोर्स आ गया है। वो किन के बीच में है? बॉक्स और टेबल की सरफेस के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि मेरे मोशन को अपोज कर रहा है। तो मेरा रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स, इसका मतलब मेरा जो खुद का फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के बराबर है। दैट इज द रीजन नेट फोर्स, डायरेक्शन तो दोनों का उल्टा है, मेरा फोर्स इस डायरेक्शन में, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिजल्ट तो जीरो आ रहा है। क्यों? अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो व्हाट डिड आई नोटिस? देयर वाज नो चेंज इन द स्टेट। तो दिस बॉक्स एट रेस्ट, बॉक्स एट रेस्ट अभी जो है, जब मैंने इस पे फोर्स लगाया तो अभी ये किसका एग्जाम्पल है? बैलेंस्ड फोर्स का, बिकॉज स्टेट चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, मैं इससे तुमको फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी, उसी को मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो बेटा सब लोग बहुत ध्यान से समझना।
फ्रिक्शनल फोर्स कब आता है? जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में आती है और उसके ऊपर स्लाइड हो रही है या मूव करने की कोशिश कर रही है, तो इट इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, अगर दो बॉडीज कॉन्टैक्ट में नहीं तो फ्रिक्शनल फोर्स नहीं आएगा पिक्चर में। छोटे छोटे से पॉइंट आप अपने लिए लिख सकते हैं। सो वेन एवर टू सरफेसेज आर इन कॉन्टैक्ट and if one body try to move over the surface of another body, then there will be a force that exists between them and that force is called frictional force। अगर आप लिखना चाहो तो लिख लीजिए, when the two surfaces are in contact, जब भी दो सरफेसेस कांटेक्ट में होती हैं, when two surfaces are in contact, जब दो सरफेसेस आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट में है, एंड वन सरफेस वन बॉडी ट्राई टू मूव over the surface of other body, ठीक है, of another body, तो अपने आप एक फोर्स पैदा होने वाला है, पैदा हो चुका है मोशन में लाते ही, या आप उसकी सरफेस पे मूव करा रहे हो, तो उस फोर्स को हमने क्या बोला? देन देयर एग्जिस्ट मैम। हाँ अनुष्का बोलो। मैम एक्चुअली सिद्धि इज इन वेटिंग रूम, सो दैट प्लीज क्या? मैम सिद्धि इज इन वेटिंग रूम। हाँ, वो एक्चुअली लेट हो गए ना, तो मेरे को पढ़ाते पढ़ाते सुनाई नहीं दिया। थैंक यू बेटू। आपको विजिबिलिटी होती है क्या अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाह रहा है? मुझे नहीं दिख रहा। नो मैम, सिद्धि का मैसेज है। ओके, सो प्लीज़ सब लोग इस चीज़ का ध्यान रखा करो। देखो, मैं हमेशा 4:02 तक तो वेट किया था, उसके बाद जब मेरा वॉल्यूम हाई हो जाता है तो मुझे वो सुनना बंद हो जाता है, तो इट्स बेटर कि आप टाइम पे ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, चलो, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स को बारे में क्या लिखा? व्हाट इज फ्रिक्शनल फोर्स? कब आया कॉन्टैक्ट, कब पिक्चर में आया? जब एक सरफेस पे दूसरी सरफेस ने मूव करने की कोशिश करी, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स आया। ठीक है, एक बहुत अच्छी चीज़ और बताती हूँ। आज का लेक्चर और इनफैक्ट ये पूरा चैप्टर ही बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग एंजॉय करो। सो फ्रिक्शनल फोर्स को एक और बहुत इम्पॉर्टेंट नाम से बोला जाता है, जो कि आप अपनी क्लास में फ्लॉन्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। दैट इज सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। इसका क्या मतलब है? ऑब्वियसली आई एम यूजिंग द टर्म, तो मैं आपको समझाने जाऊंगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग का मतलब क्या है? ये जो मेरा बॉक्स था ना, इस बॉक्स पे देखना, मैंने 1 न्यूटन से फोर्स लगाना स्टार्ट किया था। 1 न्यूटन, नो मोशन। 2 न्यूटन, नो मोशन। 3 न्यूटन, नो मोशन। मतलब क्या? अगर मैंने 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन फोर्स कर दिया, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये भी बढ़ता जा रहा है, जब भी तो मोशन में नहीं आ रहा है। अगर मेरा 3 न्यूटन फोर्स लगाया और मैंने आपको कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स 1 न्यूटन ही था, उसके बराबर था, तो मोशन में आ ही जाना चाहिए था। देखो, ये मैंने मेरा फोर्स कर दिया 3 न्यूटन, ठीक है, और फ्रिक्शनल फोर्स जिसका नाम कैसा है? सेल्फ एडजस्टिंग, तो उसने अपने आप को भी बढ़ा लिया, ठीक है, एडजस्ट कर लिया, ये भी 3 न्यूटन हो गया। बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज इसके साथ, इट हैज अ लिमिट। लिमिट क्या? एक लिमिट, वो लिमिट है, मैंने अपना फोर्स 9 न्यूटन किया, ठीक है, तो ये 9 हुआ, बट जैसे ही मैंने अपना फोर्स 10 न्यूटन किया ना, फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स तो 9 न्यूटन ही रह गया। तो देयर इज अ लिमिट, मतलब आप फोर्स जब अपना बढ़ाते हो तो फ्रिक्शनल फोर्स भी अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करता है। कब तक करता है? एक लिमिट तक, और वो लिमिट कितनी आई? यू कैन सी दैट 9 न्यूटन। नाउ योर बॉडी विल स्टार्ट मूविंग। देखें कैसे? ये देखो, ये फिर से मेरी टेबल, ठीक है, और इस टेबल पे मैंने फोर्स लगाया F, देखिएगा 10 न्यूटन।
फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा कितना बेटा जी 9 न्यूटन। तो अगर आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द नेट फोर्स तो दैट विल बी 10 माइनस 9 दैट इज 1 न्यूटन। तो आई होप मेरे बच्चों को 1 न्यूटन का मतलब समझ में आने लग गया होगा, या आई से नेट फोर्स और रिजल्टेंट फोर्स का मतलब समझ में आने लगा होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? हाँ जी जल्दी से बताएं बच्चों। यस मैम। ठीक है। Yes, नेट ma'am. फोर्स रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या है? फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर इस डायरेक्शन का पॉजिटिव ले रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। तो मेरा फोर्स लगाया तो 10 था, बट उसने 10 में से 9 तो फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में ही कैंसिल हो गया। तो मेरी बॉडी एक्चुअली कितने फोर्स से मूव करेगी? सिर्फ और सिर्फ 1 न्यूटन के फोर्स। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? तो अब जब मैंने 10 न्यूटन फोर्स लगाया और मेरा बॉक्स मूव करने लग गया, नाउ इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स, क्योंकि मोशन आ गया ना। ठीक है, तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी, बट अगर आप लिखना चाहें तो इन द केस ऑफ बैलेंस्ड फोर्स नो चेंज इन द स्टेट, इन द केस ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स द स्टेट चेंजेस, in the case of balanced force resultant of all the forces is 0, in the case of unbalanced force resultant of all the forces is not 0। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। ठीक है, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। सब ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, बैलेंस फोर्स में लिखेंगे नो चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, बैलेंस फोर्स के केस में कोई स्टेट चेंज नहीं होती है, रेस्ट की है तो रेस्ट ही रहती है और यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन ही रहेगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म मोशन के बारे में हम आगे बात करेंगे कि मैं यूनिफॉर्म मोशन एकदम से क्यों बोला। ठीक है, अभी पता लग जाएगा। ईशा, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा जो आपने सुबह मुझसे डिस्कस पूछना चाहा था, उसका आंसर आज मिल जाएगा। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में क्या लिखेंगे? देयर विल बी अ चेंज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये लिख लिया स्टेट्स के बारे में। सेकेंड पॉइंट, बैलेंस फोर्स के अंदर रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0, ऑफ ऑल द फोर्सेस इज 0। ठीक है, मैं अपनी तरफ से ऐसा पढ़ा दूंगी कि आप 2-4 बच्चों को पकड़ के पढ़ा सकोगे। ठीक है, तो आई वॉन्ट दैट कि आप पढ़ा दो उनको। ठीक है, रिजल्टेंट या तो अपनी क्लास में ले आओ कि भैया हमें तो बहुत बढ़िया आ रहा है, आज तुम्हें भी हम ऐसी मैम से मिलवाते हैं कि वो तुम्हें भी पढ़ा देंगे, नहीं तो मेरे बिहाफ पे तुम पढ़ा दो उनको। जो तुम ये बोल देना कि हमने कहाँ से पढ़ा है ये देखो। तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज 0 इज बैलेंस फोर्स, एंड अनबैलेंस के अंदर when resultant of all the forces is resultant of all forces is non-zero। non-zero मतलब सबको समझ में आता है ना, 0 के बराबर नहीं है तो वो non-zero होता है। ठीक है, हाँ जी बताएं। मैम, हाँ जी, एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम, अगर 0 नहीं आए, अगर जो आंसर अगर नेगेटिव में आए तो? मोशन आना चाहिए। आप ये कह रहे हो कि आप फ्रिक्शनल, देखो नेगेटिव में आ रहा है मतलब मोशन। इस केस में अगर आप एग्जांपल लेना चाह रही हो कि ये मैंने बॉक्स पे फोर्स लगाया 1 न्यूटन का, ठीक है, और अगर फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शनल फोर्स जब तक वो तो सेल्फ एडजस्टिंग है, वो तो 1 न्यूटन ही होता रहेगा। अब नेगेटिव का मतलब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में जब आप फोर्स लगाओगे, बॉडी मूव जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं ना उसी डायरेक्शन में मूव करती है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। तो बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव फोर्स की वैल्यू जब आती है जब आपका बॉडी रिटार्ड कर रही है। ठीक है, ये अभी आगे का पार्ट है, बट अगर आप सुनना चाहो तो, जैसे कि आपका घर आ रहा है, यू आर मूविंग इन अ कार एंड यू अप्लाई ब्रेक्स, तो उधर आपने कौन सा फोर्स लगाया? ब्रेकिंग फोर्स। तो वो ब्रेकिंग फोर्स के कारण फोर्स की वैल्यू कम होगी। जिस डायरेक्शन में मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ब्रेकिंग फोर्स काम करेगा।
ठीक है, तो नेगेटिव वैल्यू रिप्रेजेंट अपोजिट डायरेक्शन इन फिजिक्स। ठीक है, तो अगर आप बैलेंस अनबैलेंस के मतलब आपको ये बोलना है कि क्या मोशन हो रहा है, स्टेट चेंज हो गई है, तो आप बोल सकते हो। ठीक है, रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेज इज नॉन जीरो और आपका फोर्स की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। ठीक है, नहीं तो देखो तुम्हारा ये नेगेटिव का एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं तुमको। ये देखो, संता और बंता को पकड़ लो। ठीक है, ये हमने संता और बंता को पकड़ा, फिलहाल तो उनकी कार है। अब थोड़े से बॉडी के अंदर चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप यू लाइक दिस चेंज। ये फोर्स लग रहा है और ओ बहुत सही, और ये फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली एफ एस स्टैंड फॉर संता, एफ स्टैंड फॉर एफ बी स्टैंड फॉर बंता। ठीक है, बंता मोटा है तो हम बोल रहे हैं कि भैया इसके पास एनर्जी भी ज़्यादा है। अब मैं बाइसेप भी बनाना चाहती तो चलो, अब तो मैंने पेट भी फुला लिया, इमेजिन कर लो, मतलब इसके पास फोर्स ज़्यादा है। तो ये माही आपके लिए, इस केस में एफ बी इज ग्रेटर देन एफ एस। ठीक है, तो अगर ये वाला फोर्स आप पॉजिटिव ले रही हो 10 न्यूटन, तो ये वाला फोर्स है 15 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी माही, 10 माइनस 15 दैट इज -5 न्यूटन। तो आप क्या कह रहे हो, कार मूव तो करेगी मगर इस डायरेक्शन में, मोशन में आ गई, अनबैलेंस फोर्स, रिजल्टेंट क्या है, नॉन जीरो है। तो आई होप माही आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। यस, नेगेटिव होगा, मोशन में बॉडी की स्टेट चेंज हुई है, तो वो भी अनबैलेंस्ड का एग्जाम्पल है। यस माही, ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम। ओके बेटा, ठीक है, तो एग्जाम्पल से पिक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाती है कि फोर्स लग रहा है बट इस अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स ज्यादा है। ठीक है, सो ये एग्जाम्पल हो गया हमारा अनबैलेंस्ड का, बैलेंस्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनली हमने 25 मिनट रिवीजन किया है, अब हम नए टॉपिक पे स्टार्ट होते हैं। सो नया टॉपिक हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्कूल में संचित पढ़ चुका है, एम आई राइट संचित? यस मैम। तो तुम्हारे स्कूल वालों ने, मैम मेरा चल रहा है। मैम हमारे भी हो गया है वाला चैप्टर। ठीक है, जिन जिन के हो गया है ना, मैं उनको ही पकड़ रही हूँ। तो ये एरिस्टोटल के बारे में संचित ने स्कूल में कुछ सुना था क्या? नहीं मैम। कविशा? नो मैम। अक्षर नीरजा मोदी में है, हमारे आशना नीरजा मोदी में है, संचित नीरजा मोदी में है। तो ये तीन तो एनएमएस के हमारे पास हैं जिन्होंने फोर्थ स्कूल में पढ़ लिया है। तो एरिस्टोटल का क्या कहना है, नहीं पढ़ा है तो हम बता देते हैं। ओके, एरिस्टोटल ने क्या बोला, एरिस्टोटल का ये मानना था एवरी बॉडी wants to remain in the state of rest or finally want to attain the state of rest। मतलब उनका ये मानना था द स्टेट ऑफ रेस्ट, समझा रहे हैं अभी बहुत एग्जाम्पल से। स्टेट ऑफ रेस्ट, उनका ये मानना था कि दुनिया में हर चीज, हर बॉडी को कौन सी स्टेट पसंद है, कौन सी स्टेट पसंद है, रेस्ट। कैन यू गिव मी द नेम ऑफ अ ब्रीड ऑफ अ डॉग जो 24 में से 16 घंटे सोता है? सेंट बर्नार्ड हमें आंसर मिला है। तो भैया हर एक जना अगर सेंट बर्नार्ड हो जाएगा तो पढ़ाई, घर में काम, बाहर काम कौन करेगा? ठीक है, तो उनका ये कहना था कि अगर कोई चीज़ मोशन में भी है ना तो फाइनली वो तो रेस्ट में ही आना चाहती है, क्योंकि हर एक को रेस्ट वाली स्टेट बहुत पसंद है। ठीक है, तो हर जना ये वाली ब्रीड अफोर्ड नहीं कर सकता, हमको तो काम करना पड़ेगा। तो ये मानना था हमारा नहीं, एरिस्टोटल का। ठीक है, एरिस्टोटल ने बोला कि इस बच्चे ने अगर बॉल को हिट किया है तो वो कहते हैं
ये बॉल है ना रेस्ट में आएगी। तो तुमने कहा सोचा कि भैया क्या बड़ा काम बता दिया उसने, हमें भी बताया रेस्ट में आएगी। तो वो ये बोलते हैं क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि दुनिया में सारी चीजें रेस्ट में आना चाहती, इसलिए ये बॉल रेस्ट में आई है। ठीक है, तो इसको हम एरिस्टोटल फैलेसी भी बोलते हैं। पर मैम अरे मैम उस एक पे मिनट तो रुको, हम अरे रुको रुको रुको, एक मिनट रुको, मुझे लिखने दो। हाँ, एरिस्टोटल फैलेसी, फैलेसी का मतलब होता है ऐसा झूठ जो कुछ झूठ या रॉन्ग स्टेटमेंट जो जब तक लोगों को पता नहीं था तो कुछ टाइम के लिए माना, बट नाउ एवरीबॉडी नो ही वॉज रॉन्ग, तो हम इसको सुनते भी पढ़ लेते हैं बट ही वॉज रॉन्ग। हाँ जी संचित बताओ। मैम पर आपने जो एग्जांपल दिया बॉल का, इस पे तो फ्रिक्शन लगाना सीधा सीधा। अरे उसको नहीं पता था ना, उसने तो ये बोला उसको फ्रिक्शन नहीं पता था, हम तो समझदार है भाई, वी नो सिंगल दैट। तो उनका ये मानना था कि अगर किसी भी बॉडी को आप मोशन में ला के छोड़ देते हो ना, मोशन में लाए तो वो रुकेगी। उनका ये मानना था वो रुकी इसलिए क्योंकि वो रेस्ट में आना पसंद है। ठीक है, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट थी जिसको हम एरिस्टोटल फैलेसी भी बोलते हैं। फैलेसी मतलब रॉन्ग, गलत, ही वॉज रॉन्ग। जिसको सीधे रास्ते पे लेके आए गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली। ठीक है, गैलीलियो गैलीली का क्या कहना था? गैलीलियो का मतलब का कहना ये था कि ऐसा नहीं होता भाई। उनका मानना ये था कि अगर किसी भी बॉडी को, ईशा बेटा आपके क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है, तो थोड़ा सा मतलब कंसंट्रेशन लेवल में मान के ही चल रही हूँ कि आप सब लोगों ने डिसेंट बना रखा होगा। यू विल बी एंजॉइंग द लेक्चर एंड करते ही रहेंगे, सो प्लीज सुनेंगे। सो गैलीलियो चेस की क्लास इफ यू वांट टू ज्वाइन, स्कूल की अभी चेस की क्लास स्टार्ट हो रही है, इफ यू वांट टू ज्वाइन। ओके, सो गैलीलियो गैलीली का ये मतलब था अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है, यूनिफॉर्म मोशन मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उनका ये मानना है कि वो कभी नहीं रुकेगी। ठीक है, उन्होंने एक एग्जाम्पल देके प्रूव किया। तो चलो पढ़ते हैं उनका क्या एग्जाम्पल था। ये तुम्हारे टीचर ने फिर भी शायद तुमको पढ़ाया होगा। हाँ जी, मैम बॉल वाला। हाँ जी, बॉल वाला। तो ये क्या था, उन्होंने दो स्लोप लिए। मेरा डायग्राम थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है बट आई एम ट्राइंग। ठीक है, इनिशियली ये दोनों थीटास बराबर थे। इधर से उन्होंने एक बॉल को ड्रॉप किया, ये ड्रॉप कर रहे हैं। ठीक है, नीचे आते आते इस बॉल ने कुछ वेलोसिटी एक्वायर कर ली, क्वेश्चन मार्क मतलब सम वेलोसिटी इज देयर। वो मूव करके इधर गई, यहाँ पे जब वो आई तो वो रुकेगी नहीं क्योंकि उसके पास अभी भी वेलोसिटी है, इट विल गो अप। जब वो ऊपर जाएगी, ऊपर पहुँचते पहुँचते एक सिचुएशन आएगी जब उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो जितनी हाइट से आपने इस बॉल को ड्रॉप किया था वो उतनी ही हाइट ऊपर गई, पहला केस। ठीक है, आराम से समझो। सेकेंड केस, ये केस 1 है। सेकेंड केस में उन्होंने इस स्लोप के एंगल को तो नहीं छेड़ा और ये जो दूसरा स्लोप था उसको थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में झुका दिया। अब उन्होंने क्या देखा, फिर से उन्होंने बॉल को ड्रॉप किया, फिर से वो बॉल यहाँ पे आके कुछ वेलोसिटी एक्वायर करेगी, ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी, फिर वो इधर जाएगी और इस बार उन्होंने देखा कि वो उसने ये वाला डिस्टेंस कुछ ज़्यादा कवर किया जब तक कि उसको सेम हाइट h नहीं मिल गई। ठीक है, उसका मोटो क्या था कि जब तक ऊपर चढ़ना है हमको तो मेरी हाइट ही नहीं मिल जाती। ठीक है, तीसरा केस किया उन्होंने तीसरे केस में इस स्लोप को थोड़ा और गिरा दिया। ठीक है, कैन यू सी दैट, ये छोटा छोटा करते जा रहे हैं। तो ये बॉल फिर से और ये वाला डिस्टेंस कवर करेगी, ये देखो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगा जब तक कि वो सेम हाइट एक्वायर नहीं कर लेगी। फाइनली उन्होंने क्या किया, फाइनली गैलीलियो ने उस बॉल को उस स्लोप से गिराया, बट भैया वो नहाने चले गए और वो दूसरा स्लोप लगाना ही भूल गए। ठीक है,
तो जब, क्योंकि साइंटिस्ट लोग वीक में एक ही बार नहाते हैं ऐसा सुना है, बहुत बिजी लोग होते हैं ना, सो जब वो दूसरी बार आखिरी जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो स्लोप ही नहीं लगाया। तो उनका ये मानना था कि ये बॉल जो कि अब यहाँ पे जब आई उसके पास कुछ वेलोसिटी उसने अक्वायर कर ली थी v, ठीक है, ये इस v वेलोसिटी से हमेशा कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप मूव करती रहेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन से मूव करती रहेगी जब तक कि उसको वो h हाइट नहीं मिल जाए, वो तो मिलेगी ही नहीं। तो ये जो सिचुएशन है ये हमें रियल लाइफ में नजर नहीं आती है, क्योंकि रियल लाइफ में इन दो सरफेसेस बॉल और इसकी सरफेस के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है। तो आइडल सिचुएशन में आप एयर रेजिस्टेंस, ये बॉल की सरफेस पे हवा का दबाव और ये फ्रिक्शनल फोर्स को अगर हटा दो तो आपकी बॉल जो आपने अर्थ की सरफेस पे भी छोड़ी है ना एक स्लोप से, तो वो कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। कौन आया है भाई? अरे वाह, न्यूटन आ गए हैं। गुड इवनिंग पलाश, आज इतनी जल्दी कैसे आना हुआ? ओके, चलिए। तो गैलीलियो गैलीली ने क्या बोला? उन्होंने ये बोला कि अगर आप एक बॉल को कुछ हाइट से अगर ड्रॉप करते हो तो वो दूसरी तरफ जाती है सेम हाइट के लिए, बट अगर उसको वो सेम हाइट नहीं मिलती है तो उसने यहाँ पे आके जो एक वेलोसिटी को अक्वायर कर लिया था वो इस वेलोसिटी से कंटिन्यूसली मूव करती रहती है, जिस वेलोसिटी को हम कांस्टेंट बोल रहे हैं क्योंकि ये तो बदल ही नहीं रही है और यूनिफॉर्म मोशन है। तो अब क्या ये बॉल जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ध्यान देंगे कि आप पीछे से धक्का लगा रहे हो क्या? यस, आंसर मी। आर यू पुशिंग दिस बॉल? एवरीबडी चलो चैट विंडो पे लिखो, मैं सबका आंसर चेक करने आ रही हूँ। सोच के लिखेंगे और किसी का टीप के नहीं लिखेंगे। तो क्या इस यूनिफॉर्म मूविंग बॉडी को जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है मुझे पीछे से पुश करना पड़ रहा है या नहीं? ओके, आई एम ऑन माई चैट विंडो, लेट मी चेक। नो 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 नो। सो जो बच्चे नो नो बोल रहे हैं दे आर यस, दे आर करेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है और यूनिफॉर्म मोशन में है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो उस यूनिफॉर्म मोशन वाली बॉडी को आपको फोर्स, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं देना पड़ता है, ठीक है। ईशा, डिड यू गेट द आंसर्स ऑफ योर्स जो आपने सुबह मुझसे पूछा था? यस ईशा। मैम उसमें था कि मैम उस क्वेश्चन में था कि फ्रिक्शन और फोर्स इक्वल था तो भी वो साइकिल मूव कर रही थी। हाँ, आपने क्या कहा था? फ्रिक्शनल फोर्स? मैम फ्रिक्शनल फोर्स और बाइसिकल का जो फोर्स होता ना इक्वल था। कौन सा फोर्स? तभी फ्रिक्शनल फोर्स और जो बाइसिकल पे फोर्स एक्सर्ट कर रहे थे। देखो इस केस में क्या होता है, इसके अंदर ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल है इसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू अगर 10 न्यूटन है और जो बाइसिकल का फोर्स है एक वैल्यू होती है, लेट से मैक्सिमम वैल्यू है 10.1, ठीक है, और यू से कि 10 न्यूटन, ठीक है। तो ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट सिचुएशन में आ गए हैं, इक्वल एंड अपोजिट हो गए हैं। तो इसमें हम फिजिक्स में बोलते हैं दिस बाइसिकल इज अबाउट टू मूव, ठीक है, ये इस सिचुएशन में आ चुकी है कि ये मूव करेगी। अब फ्रिक्शन है ना बहुत तरह के होते हैं, अभी तुम छोटे हो, जैसे फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ये एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है कि जब भी बॉल एक बॉडी
फॉरवर्ड डायरेक्शन में जब मूव करती है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन तो लग ही रहा है, ठीक है। तो आप अब इस एग्जाम्पल में ये जो आपने पूछा था, अगर बाइसाइकिल के पास फॉरवर्ड डायरेक्शन का 10 न्यूटन फोर्स है और फ्रिक्शनल मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स 10 न्यूटन है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हैं और इस सिचुएशन को ये बोलते हैं द बॉडी इज अबाउट टू मूव। तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारी टीचर ने पूछा था तो उन्होंने क्या आंसर किया या कुछ और डिस्कस किया, तो मेरे साथ डिस्कस करो तो सो दैट आई विल कम टू नो कि तुम क्या और क्या हुआ था। मैम उन्होंने बोला कि ये जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है। हाँ, तो उन्होंने यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोल दिया ना, तुम ये चीज तो मुझको बता ही नहीं रही हो। यही तो कह रही हूँ। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन बोला। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब बेटू ये देखो, ये मैं अंडरलाइन करती हूँ मेरी स्टेट में, ये देखो क्या लिखा है मैंने, ये देखो कांस्टेंट वेलोसिटी यूनिफॉर्म मोशन, दोनों का मतलब एक ही है बेटा जी। तो जो आपकी बाइसाइकिल है, ओके मैम समझ आ गया, है ना, वही सारी स्टोरी वही है। तो ये मतलब योर बाइसाइकिल इज ऑलरेडी इन मोशन और फ्रिक्शनल फोर्स दूसरे फोर्स को बराबर, मतलब हम फ्रिक्शनल फोर्स को जीरो ले रहे हैं ना, और इधर मैम कह रही है कि ये जो फोर्स है, जो बाइसाइकिल फोर्स लगा रही है और फ्रिक्शनल फोर्स बराबर थे, बट उसके बाद इधर देखो ना, इधर वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म है तो बाइसाइकिल इज मूविंग, वो दोनों कैंसिल आउट होने के बाद उसके पास वेलोसिटी बची है, उस वेलोसिटी से मूव कर रही है और वो वेलोसिटी कम नहीं हो रही है। इस तरह इसको एक और तरीके से समझ सकते हैं, ये देखो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ये 11 न्यूटन था उसका इस डायरेक्शन में फोर्स, अब 10 न्यूटन उसका फ्रिक्शनल फोर्स था, नेट कितना बचेगा 11 माइनस 10, ये 1 न्यूटन। ये जो 1 न्यूटन है ना, 1 न्यूटन फोर्स से हम वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं, जो तुम अभी छोटे हो, तुम तो बस ये समझ लो। तो ये 1 न्यूटन के कारण उसके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिससे वो मूव कर रहा है। तो कुल मिला के मेरे स्टूडेंट्स मतलब मेरे 9 के बच्चों को सिर्फ इतना याद होना चाहिए क्या, कि मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ, नहीं तो आप भूल जाओगे, ठीक है। लेट मी राइट द स्टेटमेंट फॉर यू, प्लीज राइट इट डाउन। फॉर अ बॉडी moving with uniform velocity, जिसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन भी होता है, फॉर अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट डज नॉट रिक्वायर्ड एनी अनबैलेंस्ड फोर्स टू एक्ट ऑन इट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, जैसे कि आखिरी केस में गैलीलियो गैलीलिया स्लोप रखना भूल गए थे तो उनकी बॉल नहीं रुकी थी, उसके पास u वेलोसिटी थी, v वेलोसिटी थी और उस वेलोसिटी से वो जिंदगी भर मूव करती रहेगी इफ एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शनल फोर्स ये सब हम हटा के चल रहे हैं, मान रहे हैं कि ये नेग्लिजिबल है, बहुत जीरो है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जब बॉडी मूव करती है तो उसको कोई भी अनबैलेंस फोर्स नहीं चाहिए रहता है, अनबैलेंस, और इसके साथ एक और टर्म यूज करते हैं एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स मतलब मेरे हाथ का धक्का, तो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स पूरा लिखना। हाँ जी संचित बोलो, क्या बोल रहे हो? मैम पर जब उसने एक्सपेरिमेंट किया था उसने ये नहीं देखा कि बॉल तो रुक गई, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ कि बॉल चल रही है पूरे टाइम। बेटा तुम्हें पता है फिजिक्स जो भी जितने भी साइंटिस्ट ने मिलके फिजिक्स के जो लॉज बनाए हैं ना, ऑल द लॉज इनिशियली वर देयर हाइपोथेसिस, देयर थ्योरी, उनके दिमाग की उपज थी, ठीक है। पहले वो सोचते हैं, अपनी सोच पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम तुमको पढ़ा देते हैं, वो आगे हम पढ़ते हैं, और अगर वो जो थ्योरी होती है उनकी वो अनसक्सेसफुल रहती है तो फिर वो फिजिक्स का पार्ट नहीं बन सकती है। तो इट इज़ ऑल अबाउट हाइपोथेसिस। फिजिक्स स्टार्ट ही थ्योरी से होती है, सोच से होती है, ठीक है। तो पहले तो हर जना सोचता ही है कि अच्छा ऐसा ऐसा हो रहा होगा, फिर उस सोच के बेसिस पे वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट थ्योरी देन प्रैक्टिकल। तो पहले तो गैलीलियो गैलीलियो ने बैठ के सोचा ही था,
ठीक है, कि अगर मैं आइडियल सिचुएशन कर दूं कि एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, फ्रिक्शनल फोर्स भी नहीं है, तो क्या मेरी बॉल रुकेगी? तो उन्होंने कहा नहीं रुकेगी। नहीं रुकेगी मतलब इसको कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए। तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है, इट डज नॉट रिक्वायर एनी, मतलब आज की ये पूरा 15 मिनट के डिस्कशन का सार, समराइज ये 2 लाइनें हैं। रट लो, समझ लो और अप्लाई करो। यू विल फाइंड बैक के अंदर 2-3 क्वेश्चन है जो इस लॉ पे बेस्ड है, हो सके तो आज ही सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो इज दिस क्लियर टू यू एवरीबडी? आदित्य, आर यू देयर? यस आदित्य? आदित्य, हाँ आदित्य, आप हो क्या हमारे साथ? यस मैम। पूरी मीटिंग बिना नेटवर्क इश्यूज के साथ चल रही है इस बार तो तुम्हारी? यस मैम। ओके, वेरी गुड। चलिए, ओके। किसी को कोई डाउट? जय, जयवर्धन, जो भी है, दिया, स्वस्ति, आशना, आसमी, अनिका और सिद्धि, अनिष्का, जल्दी से, माही, प्रियांशी, निशा। यस, एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? शैल आई मूव ऑन? नो मैम, नो डाउट। नो मैम, नो डाउट। आई थॉट कि नो मैम, डाउट। चलो, ओके। सो गैलीलियो ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया और बेचारे एरिस्टोटल की थ्योरी को फेल कर दिया। ठीक है, चलिए, ओके। अब फाइनली हम हमारे फर्स्ट लॉ पे आते हैं। फर्स्ट लॉ, न्यूटन ने बहुत भले थे, हमारे लिए 3 लॉ बना दिया। बच्चों के लिए बुरा हुआ बट दूसरों के लिए काफ़ी भलाई का काम किया। तो उसमें से पहला लॉ हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, ये हमारा नंबर 3 में रुक जाएगा, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ, उसके बाद वो बनाना भूल गए। सो गुड फॉर लंबे यू। हैं मैम। हाँ, हम उनमें अलग अलग सब वो भी हैं, अलग अलग चीजें हैं अंदर उसके। अच्छा, समझ मुझे नहीं तो पता ही नहीं था बेटू। चलो, थैंक यू। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। हाँ, अलग अलग बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इनर्शिया 3 तरह के होते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन, रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ यही कहता है जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, जो गैलीलियो की थ्योरी थी ना, उससे न्यूटन इंस्पायर हो गए थे और उन्होंने उनको सपोर्ट किया। तो उन्होंने क्या बोला? तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला, व्हेन देयर इज अ बॉडी विच इज एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट पे है और इट इज इन यूनिफॉर्म, प्लीज यूज द टर्म यूनिफॉर्म मोशन, इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है, टू चेंज दी स्टेट, इसको दूसरी तरीके से लिखते हैं, when there is a body which is at rest or it is in uniform motion, it will remain in rest or motion, uniform motion, until compelled by some external unbalanced force to change these states। ठीक है, ये थोड़ा मेरी लैंग्वेज में भी हो गया है, तो आई वुड से कि डेफिनेशन जो लॉ का एक्सप्लेनेशन होता है, यू शुड राइट इट इन बुकिश लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आप कॉपी करोगे समझने के लिए, बट आप लर्न करोगे सिर्फ और सिर्फ NCERT में। तो व्हेनेवर आई आस्क यू टू डिफाइन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, बेटा मेरी डेफिनेशन मत लेके आना, मैंने कुछ एलॉबरेटेड जानबूझ के लिखवाई है, तो टू मेक इट मोर अंडरस्टैंडेबल फॉर यू।
ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अगर बॉडी रेस्ट पे ही है, जैसे कि मेरी ये पानी की बॉटल है, ठीक है, ये पानी की बॉटल रेस्ट पे है, मतलब इस टेबल के ऊपर पड़ी है, आप लोगों को नहीं दिख रही, मुझे दिख रही है, ठीक है, तुम्हारी पानी की बॉटल मान लो, ठीक है। तो अगर वो टेबल पे पड़ी है तो वो उस स्टेट को मेंटेन करती है, ठीक है, वो ना इधर जाएगी ना उधर जाएगी, अनटिल अनलेस कोई नेचुरल कलामिटी ना आ जाए कि भैया भूकंप कम ही आ जाए, ठीक है, नेचुरल कलामिटी उसकी बात करें। तो ये बॉटल अगर मुझे अभी दिख रही है तो कल मैं आऊँगी तो मुझे इसी पोजीशन में मिलेगी। दूसरी बात, गैलीलियो का कॉन्सेप्ट ऐड करो, क्योंकि वो किससे, न्यूटन किससे इंस्पायर्ड हुआ था, गैलीलियो से। और उन्होंने कहा कि अगर बॉडी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो भी वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही मूव करती रहेगी। कहा कब तक, कब तक ये बॉटल रेस्ट पे रहेगी, जब तक कि मेरा हाथ एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा। ये मेरी बॉटल रेस्ट पे थी, ये हाथ ने फोर्स लगाया, ये मूव करने लग गई। उस मूविंग बॉल पे मैंने सामने आके उस पे फोर्स लगाया तो वो रुक गई। तो until compelled by some external unbalanced force, बॉटल पे अनबैलेंस फोर्स मेरा हाथ लगा रहा है, बॉल पे अनबैलेंस, मूविंग बॉल पे अनबैलेंस फोर्स अगेन मेरा हाथ लगा रहा है, या मैं लेग से रोक रही हूँ। बट ये दोनों ही फोर्सेस इन बॉडी के फोर्सेस से अलग हैं, ठीक है, कोई तीसरा बंदा, दूसरा बंदा इनके ऊपर आके लगा रहा है। तो एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जो बॉडी जिस पे फोर्स लग रहा है उसके फोर्स के अलावा। तो बॉटल खुद पे फोर्स नहीं लगा रही है, बॉटल पे फोर्स मैंने लगाया तो मैंने इसकी स्टेट चेंज कर दी। तो न्यूटन ने बोला कि भैया अगर आपको किसी बॉडी जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहती जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे, और यूनिफॉर्म मोशन वाली हमेशा यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करती है। अगेन जब तक आप उस पर फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लगा दोगे तो वो एक्सेलरेट करने लग जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगोगे तो वो रिटार्ड करेगी, बट उसकी स्टेट चेंज हो गई, ठीक है। तो स्टेट चेंज करने के लिए न्यूटन ने बोला कि क्या करना है, फोर्स लगाना है। क्या ये डेफिनेशन समझ में आती है? यस, आप लोगों ने कॉपी कर लिया बच्चे लोग, जल्दी से बताओ। यस मैम। ओके बेटा जी, यस मैम। ओके बेटा जी, चलिए। यस मैम। हाँ जी, और रुको, एक मिनट, मुझे फिर से मैंने टैब बंद कर दिया अपना, रुको। हाँ जी, ट्रिकी पेपर था, सब बच्चे ट्रैक से उतर गए। ट्रिकी पेपर में तो किसी ने बढ़िया ही नहीं किया। हाँ, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस मैम। Yes, ma'am. जब तक मैं सेटिंग कर रही थी तो मैं आपसे बात कर रही थी कि आप लोगों ने पेपर सिर्फ 50% बच्चा है, 10 बच्चे हैं जिनके 50% मार्क्स आए हैं क्लास में। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? नो मैम। ओके, चलो, डिजिपैड दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ? यस मैम। ओके बेटा जी, थोड़ा सा और पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद पेपर डिस्कस करा दूंगी मैं। ओके, सो लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट न्यूटन लॉ की हमने डेफिनेशन तो समझ ली है कि बॉडी रेस्ट पे रहती है और बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, और इन दोनों स्टेट को आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना है, आपको एक्सटर्नल फोर्स प्रोवाइड करना है। इस लॉ को समझने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है इनर्शिया, ठीक है, एंड दैट इज द रीजन दिस फर्स्ट लॉ इज समटाइम ऑल्सो कॉल्ड एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। ये इसी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ इनर्शिया मोशन का ही दूसरा नाम है लॉ ऑफ इनर्शिया। सो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया, ठीक है, थक गए क्या बच्चे लोग? इनर्शिया, इट इज द प्रॉपर्टी
of a body ब्रैकेट में लिख रही हूँ हैविंग मास. इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच it maintain its state of rest or uniform motion. कौन उबासिया ले रहा है क्लास में? ओके. It is a property of a body by virtue of which it maintain its state of rest or uniform motion. ठीक है, कोई भी बॉडी जो इनर्शिया जिसके पास मास है उसके पास इनर्शिया है, और उस प्रॉपर्टी के कारण वो बॉडी क्या करती है, अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को और यूनिफॉर्म मोशन को मेंटेन करती है. एक एग्जाम्पल लेके समझ लो, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा. ठीक है, डेफिनेशन लिख लो जो बच्चे लिख रहे हैं. इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी. कैसी बॉडी? जिसके पास मास है. उसके कारण वो क्या करती है, इट मेंटेन इट स्टेट ऑफ रेस्ट, या तो वो हमेशा रेस्ट में रहेगी या वो मोशन में रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी. क्यों? क्योंकि उसके पास इनर्शिया है और वो उसको मेंटेन करती है. उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनको अपोज करती है. देखो जरा, अरे चलो देखो, इधर देखेंगे. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ये एक बड़ा छोटा बॉक्स है जिसका मास है m. ये एक बड़ा बॉक्स है जिसका मास है कैपिटल M. ठीक है, ठीक है. दोनों पे मैंने फोर्स लगाया. मैंने नहीं लगाया क्योंकि ऐसे मैं नहीं दिखती हूँ, एक बच्चे ने फोर्स लगाया. ठीक है, और इधर भी किसी बच्चे ने फोर्स लगाया. ठीक है, सेम बच्चे ने फोर्स लगाया दोनों पे. तो किसमें उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? क्वाइट ऑब्वियस, कैपिटल M मास स्मॉल m से ज्यादा है. ठीक है, तो किसमें फोर्स ज्यादा लगेगा? F, ये कैपिटल F, ये स्मॉल f. तो हमें कैपिटल F की वैल्यू हमारी स्मॉल f से बड़ी होगी. ठीक है, क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि इधर मैंने F 5 न्यूटन लगाया तो ये मोशन में आ गया, और इधर मैंने 5 न्यूटन लगाया तो नो चेंज इन स्टेट, कोई स्टेट ही चेंज नहीं हुई. तो इसमें ऐसा क्या है? उधर तो मेरा 5 न्यूटन फोर्स लगाने से काम चल गया था, इधर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया तो इसकी ये कौन सी स्टेट में है? रेस्ट पे है. तो इनर्शिया किसकी प्रॉपर्टी होती है? एक बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जिसके पास क्या होता है? जिसके पास मास होता है. ठीक है, तो दोनों के पास मास है बट दोनों का मास अलग है. जिसके पास कम मास था उसके पास कम इनर्शिया था, तो उस पर मुझे फोर्स कम लगाना पड़ा और उसकी स्टेट चेंज हो गई. जिसके पास ज्यादा मास है उसका इनर्शिया ज्यादा है. तो मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मेरे सामने आई है कि इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया. ठीक है, तो अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा होता है तो उसके पास इनर्शिया ज्यादा होता है, और उसके पास अगर इनर्शिया ज्यादा होता है तो वो अपनी ओरिजिनल स्टेट को ज्यादा देर तक मेंटेन करने की कोशिश करेगा. तो ये मेरा बॉक्स जो कि रेस्ट पे है, तो ये अपनी कौन सी स्टेट मेंटेन करेगा? रेस्ट की. तो ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट. ठीक है, जो उसकी ओरिजिनल स्टेट होती है. अब उसके आगे हम क्या डाल देंगे? वी विल स्टडी इन द नेक्स्ट क्लास. तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण ये मेरा बॉक्स नहीं हिलेगा, ये अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा, ये अपोज करेगा चेंज को. तो मैं इस बच्चे को अपना फोर्स 10 न्यूटन करना पड़ेगा. तो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाना पड़ता है अगर इनर्शिया बॉडी का ज्यादा होता है.
जिस बॉडी की स्टेट चेंज करनी है, अगर उसका मास ज़्यादा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा, तो उसका अपोजिंग फोर्स भी ज़्यादा आएगा, तो आपको उस पर ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तो ही उसकी स्टेट चेंज होएगी, नहीं तो नहीं। क्योंकि हमने क्या बताया, इनर्शिया डायरेक्टली किस पे डिपेंडेंट होता है, मास पे। ठीक है, तो एक्चुअली मैं अभी पेपर भी नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, मुझे एक काम याद आ गया है, मेरा 12th वालों का टेस्ट है। तो ठीक है, मैं आज की क्लास बेटा अभी इतनी ही रखते हैं। कल के लिए मैं बता देती हूँ, जो बच्चा मुझे मैथ्स का होमवर्क सबमिट नहीं करेगा, मैं उसको कल क्लास में एंट्री नहीं दूंगी। और मेरे पास सिर्फ 11 बच्चों का ही होमवर्क आया है। ठीक है, तो जो मुझे होमवर्क सबमिट कर देगा वही कल की क्लास अटेंड करेगा। तो अभी मैं छोड़ रही हूँ। नाउ यू ऑल कैन लीव द मीटिंग। बाय बच्चे लोग, हम कल मिलेंगे। ठीक है, प्लीज रिवाइज द लेक्चर। बाय जय, बाय बेटा। थैंक यू मैम। ओके बेटा, ओके चलिए।